नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी लोकवाणी का पार्ट 6, जिसका नाम क्या है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर एक कविता दी गई है जो कि क्या है, हाइकू है। ठीक है, अब ये हाइकू क्या होता है, तो हाइकू ना जापान की विधा है, लोकप्रिय विधा है। मतलब यह विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। समझ में आया? मतलब कम से कम शब्दों में इसको लिखा जाता है, एकदम कम से कम शब्दों में। और ये जापान की विधा है, लेकिन 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने भी इसको स्वीकार कर लिया है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या होती है, 5-7-5, ये इसकी विशेषता होती है। 5-7-5 क्या होता है बताऊं? देखो यहाँ पर 5-7-5, देखो पहली लाइन में 5 अक्षर होंगे, दूसरे में 7, तीसरे में 5। ये भी है 5-7-5, ये भी है 5-7-5। आप चाहो तो गिन करके देख सकते हो। ये जो पहली वाली लाइन है, इसमें कितने अक्षर हैं, ग र ज, फिर म घ 5, दूसरे वाले में स ह म क र क प, कितने हुए, 7 हुए कि नहीं। नीचे वाले में क च 2, द व र, देखो द व र, कितने हुए, 5। 5-7-5 हुआ ना, 5-7-5। वैसे ही नीचे भी है 5-7-5, 5-7-5। तो यही होती है इसकी विशेषता। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग हाइकुओं के माध्यम से जो कवि जी हैं वो आप लोग को क्या बताना चाहते हैं, तो गरीबी के बारे में बता रहे हैं, थकान के बारे में बता रहे हैं। फिर जो वृक्ष हैं वो कट जाते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद अनावश्यक अहम, यानी बिना बात के हमको जो अभिमान आ जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद वृद्धाश्रम के दर्द, यानी वृद्धाश्रम में जो लोग रहते हैं उनका दर्द यहाँ पे बयां किया गया है। और जो संस्कारों का अभाव है आज के टाइम पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस हाइकुओं में बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस कविता के कवि कौन है। तो इस कविता के कवि हैं अभिषेक जैन जी। इनका हम परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम कविता को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1979 गिरिडीह झारखंड में। और अभिषेक जैन जी ने कविताएं भी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं और निबंध भी लिखे हैं। और जो इनकी रचनाएं होती हैं वो समय समय पर जो भी पत्रिकाएं होती है ना उसमें प्रकाशित होती रहती है, मतलब उसमें वो छपती रहती हैं। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं, हाइकू को। तो देखिएगा यहाँ पे पहली ये 3 लाइन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि गरजे मेघ सहम कर कापी कच्ची दीवार। मेघ मतलब क्या होता है बच्चों, बादल। सहम कर मतलब डर करके, कापी मतलब आपको पता है कापना, कच्ची मतलब कच्चा, दीवार मतलब आपको पता नहीं ये जो दीवार होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे कवि जी क्या लिखते हैं कि गरजे मेघ, यानी मेघ गरजते हैं, बादल गरजते हैं, सहम कर कापी कच्ची दीवार। जब देखो जब बादल गरजते हैं तो जो कच्ची दीवारें होती हैं वो क्या हो जाती है, डर करके कांपने लगती है ना, कहीं गिर ना जाए। समझ में आया? तो अभी इससे तात्पर्य क्या है, इसके माध्यम से कवि आपको क्या समझाना चाहते हैं, इसका बेसिक मतलब तो हम समझ गए कि मेघ गरजते, बादल गरजते, तो जो कच्ची दीवारें होती है वो कांप जाती हैं और डर करके कांपती है। ठीक है, ये तो हम समझ गए। लेकिन इसके माध्यम से एक्चुअली में कवि आपको क्या समझाना चाहते हैं, तो सुनिएगा। जैसे जो बड़े लोग होते हैं, मेघ किसको बोला गया है, जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है, अमीर लोग, तो वो क्या करते हैं, अगर किसी गरीब के ऊपर चिल्ला देते हैं, ठीक है, अगर वो चिल्ला देते हैं तो जो गरीब आदमी होता है वो बेचारा डर जाता है, सहम करके कांपने लगता है। कच्ची दीवार से मतलब क्या है, गरीब आदमी। ठीक है, और गरजे मेघ से मतलब क्या है, कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत धनवान आदमी, अगर वो किसी गरीब पे चिल्लाता है तो वो बेचारा सहम जाता है, डर जाता है, डर करके कांपने लगता है। ठीक है, तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना एक सम्मान होता है, उसका आप अपमान बिना सोचे समझे नहीं कर सकते, है ना। चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे कवि जी क्या लिखते हैं, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। अभी बच्चों यहाँ पे रवि मतलब क्या है, रवि ना सूर्य को कहा जाता है। जो सूर्य हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, आदित्य भी होता है और भी बहुत सारे नाम है सूर्य के, उसी में से एक रवि भी नाम है। ठीक है, निर्मल मतलब एकदम स्वच्छ पवित्र, और किरण मतलब आपको पता है जो सन की रेज आती है वो, और अर्घ्य मतलब क्या होता है, किसी को हम लोग ऐसे जल देते हैं ना, अर्घ देते हैं। ठीक है, मतलब उसकी वंदना करते हैं, वो हो गया अर्घ्य। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जी क्या लिखते हैं कि रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। जैसे सुबह होती है तो क्या होता है कि जो सूरज है वो उग जाते हैं, सूर्य उग जाते हैं। ठीक है,
तो उगने के बाद उनकी किरणें कहाँ पर आती है, पृथ्वी के ऊपर आती है। जैसे जो सूरज है वो ऊपर है, ठीक है, तो ऊपर जब वो सूरज उगा तो पृथ्वी के ऊपर क्या आती हैं, सूरज की किरणें आती है, बराबर। तो यहाँ पे कवि जी को ऐसा लग रहा है ना कि जो सूरज है वो क्या कर रहा है, अपनी किरणों से धरा को, धरा माने क्या, पृथ्वी, धरा मतलब क्या होता है बच्चों, पृथ्वी, धरती, ठीक है। तो ऐसा लगता है, कवि जी को ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो क्या कर रहा है, धरती को, यानी ये जो पृथ्वी है इसको अर्घ्य दे रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठने के बाद, नहाने धोने के बाद सूर्य भगवान को कैसे अर्घ्य देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऐसा कवि को लग रहा है कि जो सूर्य है वो क्या कर रहा है, धरती को अपनी निर्मल किरणों से, अपनी उसकी जो रेज आ रही है, जो जो किरणें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो धरती को अर्घ्य दे रहा है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद में। अब पसरी मतलब क्या होता है, सोना या फिर लेट जाना, और किरण यानी रेज, सनरेज, उसके बाद गोद, गोद में आपको पता है धरा माने पृथ्वी। तो यहाँ पे कवि जी क्या कहते हैं, जैसे ऊपर हमने क्या देखा कि ऐसा लगता है कि किरणें क्या करती है, धरती को अर्घ देती हैं। अभी जो किरणें हैं ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रही हैं, जैसे आके पसरी, जैसे अभी वो धरती की गोद में आती हैं, मतलब धरती के ऊपर पड़ती हैं तो वो पूरा बिखर जाती है, दूर से आती है ना, दूर से, दूर है सूरज, नीचे है धरती, तो वो दूर से आने के कारण पूरा पूरा धरती के ऊपर क्या हो जाता है, बिखर जाता है, पसर जाता है, ठीक है, पूरा स्प्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे कवि जी क्या लिखते हैं कि आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद में, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो इतने दूर से जो ट्रैवल करके आई, यात्रा करके आई, ये जो किरण है वो थक हार करके आई है और धरा की गोद में आकर के बैठ गई है। जैसे हम थक जाते हैं तो आकर के कैसे मम्मी के गोद में आकर के सो जाते हैं ना, बड़ा आराम मिलता है। उसी प्रकार से कवि को ऐसा लग रहा है कि जो किरण है वो थक हार करके आई है और धरा की गोद में आकर के विश्राम कर रही है, यानी सो गई है। समझ में आया आपको, पृथ्वी की गोद में आकर के वो विश्राम कर रही है। चलिए अभी आगे देखते हैं, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। अब यहाँ पे कवि जी क्या बोल रहे हैं कि खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने, यानी खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। अभी इससे तात्पर्य क्या है तो सुनिएगा, जो गरीब लोग होते हैं, जैसे जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं ना, हमको ये करना है वो करना है, तो वो खुली आंखों से सपने देखते रहते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या करते हैं, ऐसा सोचते रहते हैं ना, हमको ये करना है वो करना है, तो वो जीवन भर बंद सपने देखते हैं। अभी बंद सपने देखने का मतलब क्या होता है कि हम खुली आंखों से सपने देखते हैं, लेकिन वो सपने क्या होते हैं, बंद, मतलब वो पूरे होने वाले नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपके हर सपने पूरे नहीं होंगे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप जी जान से कोशिश करोगे तो अवश्य सफलता तो जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी कई लोगों के सपने क्या होते हैं, वो बंद ही रह जाते हैं, मतलब बस सपने सपने ही होते हैं, वो असलियत में कुछ हो नहीं पाता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गरीब लोग होते हैं वो खुली आंखों से जीवन भर सपने देखते रहते हैं, लेकिन कैसे सपने, बंद सपने, यानी जो कभी भी पूरे नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसे सपने। चलिए अभी आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं कि कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। तो बच्चों तरु मतलब क्या होता है, पेड़ होता है, वृक्ष होता है। आशियाना मतलब रहने का कोई जगह, ठीक है, जैसे किसी का घर। और रोए पखेरु, पखेरु मतलब क्या होता है, पंक्षी, ठीक है, जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु, मतलब क्या हुआ इसका, देखो अभी आज के टाइम पे कैसे वृक्षों की कटाई की जा रही है ना, पेड़ जगह जगह काटे जा रहे हैं, शहर में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, गांव में भी आजकल पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो पंछी है, क्योंकि उनका घर क्या है, अगर आपका घर आपसे कोई छीन ले तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना। और वो बेचारे पंछी जो कुछ बोल भी नहीं सकते, है ना, बस ची ची करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, उनके घर को बिना कुछ सोचे समझे काट दिया जाता है कि नहीं। अगर आपका घर गिरने वाला भी होता है तभी भी आपको एक वार्निंग दी जाती है कि घर को खाली कर दीजिए, ये गिरने वाला है। लेकिन वो जो बेचारे पंछी है जो कुछ बोल नहीं सकते, उनको तो कुछ वार्निंग भी नहीं दिया जाता है, लाया जाता है बुलडोजर और डायरेक्ट पेड़ काट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि जी अपना दुख दर्द व्यक्त कर रहे हैं, वो पंछी का दुख क्या होता है, देखो कटते तरु यानी पेड़ कटते जा रहे हैं, उजड़ा आशियाना, इससे क्या हो रहा है, जो पंछियों के आशियाने यानी रहने का जो घर है वो क्या होता जा रहा है, उजड़ता जा रहा है। और इसकी वजह से जो पंछी है वो सभी रोते हैं, बहुत विलाप करते हैं, रोते हैं कि उनका आशियाना क्या हो गया है, उजड़ गया है। क्योंकि देखो पेड़ों के ऊपर क्या रहते हैं, उनके घोंसले भी रहते हैं, है ना।
अगर पेड़ कटेगा तो उनके अंडे बेचारे नीचे गिर गिर के फूट जाते हैं, तो उसको कितना दुख होता होगा, कितने मेहनत से वो अपने बच्चों को पालता होगा। और जब वो अंडे फूट जाते होंगे पेड़ कटने की वजह से, तो उसके दुख का आप अंदाज़ा लगाइए। एक तो उसका घर भी गया, बच्चे भी गए, सब कुछ, उसका पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है एक पेड़ कटने की वजह से। इसीलिए आप लोग को कोशिश करनी चाहिए कि पेड़ को कम से कम काटा जाए, जहाँ पे ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा वहीं पे काटा जाए, ठीक है। और आप लोग को पेड़ भी लगाने चाहिए। चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे कवि जी लिखते हैं, बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि बच्चे क्या होते हैं, एक पतंग के जैसे होते हैं। जैसे अगर मैं पतंग की बात करूँ तो पतंग चाहे जितना भी ऊंचा चला जाए, लेकिन अगर उसकी डोर आपके हाथों में है, सही हाथों में है ना, मतलब सही पतंग उड़ाने वाले के हाथों में है तो पतंग चाहे कहीं भी चली जाए लेकिन वो वापस आ ही जाती है ना। और अगर किसी नौसिखिए ने, मतलब नया नया पतंग उड़ाने वाला पतंग उड़ाने गया तो पतंग तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, डोर भी ये छोड़ देगा। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे अभी इसके माध्यम से कवि हमको क्या बताना चाहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बच्चे क्या होते हैं, एक पतंग के जैसे होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, पतंग के जैसे होते हैं। और माँ बाप क्या करते हैं, उनकी डोर को थाम के रखते हैं, यानी पकड़ करके रखते हैं उनकी डोर को, छूते गगन। और देखो जिनकी डोर सही हाथों में होती है, जैसे कि पतंग की ही अगर मैं बात करूं, अगर पतंग की डोर सही हाथों में है तभी वो पतंग गगन छू पाएगा, आसमान में ऊंचा उड़ पाएगा, नहीं तो वो बीच में ही गिर जाएगा। पहले तो बड़ा उड़ेगा ऊपर ऊपर, लेकिन बीच में ही गिर जाएगा क्योंकि उसकी डोर अच्छे हाथों में नहीं है। इसी प्रकार से अगर बच्चों की जो डोर है, अगर उसके माँ बाप सही है, सही राह दिखाने वाले हैं, तो वो बच्चे अवश्य ही गगन को छुएंगे, यानी वो ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, ठीक है, उनको सफलता मिलेगी। फिर यहाँ पे कवि जी आगे क्या कहते हैं कि तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। तन मतलब क्या होता है बच्चों, शरीर होता है, और गुमान मतलब क्या होता है, अभिमान, अहंकार, ठीक है। तो यहाँ पर कवि जी हम मनुष्यों से कह रहे हैं कि तुम्हारा तन तो माटी का है, फिर तुम इतना अभिमान क्यों करते हो अपने शरीर के ऊपर, है कि नहीं। हमारा तन किसका है, माटी का ही है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि अंततः हमारा शरीर मिट्टी में ही मिलने वाला है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, है ना। फिर हम इतना अभिमान क्यों करें, हम तो इतने सुंदर हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो हमको कभी भी अपने आप पे अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही इसका संदेश है कि आप लोगों को कभी भी अभिमान करके नहीं बैठना चाहिए, हम तो ये हैं वो हैं। नहीं भाई, आप कुछ भी नहीं है, आप बस माटी के एक पुतले हैं जो अंततः माटी में ही मिलने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। अभी इसको हम थोड़ा समझेंगे, इसका बेसिक मीनिंग समझेंगे, उसके बाद इससे तात्पर्य क्या है वो भी समझेंगे। तो उड़ा पखेरु देखता सा रह गया तरु, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे किसी पेड़ पे किसी पंछी ने घोंसला बनाया, उसके बच्चे बड़े हो गए, उसमें से पंछी निकल आए, उन्होंने उड़ना सीख लिया, और फिर वो पंछी उड़ करके वहाँ से दूसरे किसी आशियाने में चले गए, दूसरा अपने पेड़ पे चले गए, वहाँ से दूर चले गए। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो तरु रहता है, जो पेड़ रहता है, वो बेचारा ठगा सा रह जाता है। ठगा सा रह जाता मतलब ठगना मतलब क्या होता है, किसी को उल्लू बना देना, किसी को ठग लेते हैं, दुकानदार हमको ठग लेते हैं कभी कभी, है ना। तो वो हो गया ठगा सा रह गया तरु। अभी इससे तात्पर्य क्या है, देखो इसका मीनिंग आप ऐसे भी समझ सकते हो। एक तो ये मतलब हुआ कि पंछी उड़ जाते हैं, फिर वो पेड़ बेचारा ठगा सा रह जाता है। लेकिन दूसरा मीनिंग ये हो सकता है, जैसे जो हमारा शरीर है, ठीक है, तो हमारे शरीर में से जब आत्मा निकल करके चली जाती है, तो वो जो आत्मा है उसको पखेरु बोला, ठीक है। तो पखेरु जब उड़ करके चला जाता है तो ये बेचारा जो तरु है, ये जो शरीर है, ये ठगा सा रह जाता है। क्योंकि पहले तो हम बड़ा अभिमान करते थे, ये तो हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जब वो पखेरु, जब वो पंछी निकल करके बाहर चला गया तो कुछ नहीं हो भाई, ये जब तक वो पंछी था तभी तक तुम थे, तभी तक तुम्हारा अस्तित्व था। अगर वो पंछी नहीं है तो ये शरीर तुम्हारा किसी भी काम का नहीं है, चाहे तुम कितने भी सुंदर क्यों ना हो। अगर उसमें प्राण नहीं तो उसका क्या लाभ, कुछ नहीं। उसको क्या करेंगे, या तो जलाएंगे या तो दफनाएंगे, दो ही काम करेंगे, है ना। तो हमें ये इतना अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम तो ये है वो है, क्योंकि जो ही पंछी उड़ा तब तो किसी काम के नहीं रह गए आप, है ना। चलिए अभी आगे देखते हैं। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। इसका मतलब क्या, जैसे जो यहाँ पे डाकिया बोला जाए, डाकिया मतलब क्या होता है, जैसे जो क्या करते हैं, चिट्ठियाँ देते हैं घूम घूम करके। तो डाकिया चला बांटने सुख दुख, डाकिया चला क्या बांटने, वैसे डाकिया तो चिट्ठी बांटता है, लेकिन
अभी वो सुख दुख बांटने चला है, भर के झोला, झोला में भर लिया है उसने सुख दुख और वो बांटने चला है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे अभी डाकिया किसको बोला जा रहा है और झोला किसको बोला जा रहा है, सुख दुख किसको बोला जा रहा है, सुनिए। ये जो जीवन है, ठीक है, जीवन ने हमारे लिए सुख भी लिए हैं और दुख भी लिए हैं, है ना। देखो हमारे जीवन में कभी कभी दुख भी आते हैं, कभी कभी सुख भी आते हैं। तो सुख में आपको ज़्यादा इतराना नहीं है, ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना है कि हम तो सुखी हैं, क्योंकि दुख भी आ सकते हैं। और दुख में ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि दुख आता है तो लोग बेचारे घबरा जाते हैं ना, और घबरा करके कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये हमेशा याद रखो कि ये जो जीवन है इसमें सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। तो दुख से आपको कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि रात के बाद सवेरा जरूर होता है ना। तो दुख के बाद सुख भी अवश्य ही आएगा। तो ये तो क्या है, एक गाड़ी के मतलब ये जीवन रूपी जो नैया है, इसके मतलब जीवन रूपी ये जो गाड़ी है आपकी, इसके दो पहिए, सुख और दुख, सुख दुख तो आएंगे ही, पक्की बात है, ठीक है। इसीलिए आपको दुख में घबराना नहीं है और सुख में ज़्यादा अभिमान करके नहीं बैठना है, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे कवि जी लिखते हैं कि मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। अभी एक बेटा है जिसने अपनी माँ को क्या किया है, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। वैसे आजकल इतना हो भी रहा है, वैसे बहुत बहुत आज्ञाकारी बच्चे भी होते हैं जो अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, उनको अपने घर में रखते हैं। अपने घर में क्या, वो उनका ही घर है, उनको अपने पास रखते हैं, उनको कहीं नहीं भेजते, वृद्धाश्रम में नहीं भेजते। लेकिन अभी आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ को अपने पास रखना नहीं चाहते हैं और वो उनको कहाँ पे भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे वो रहेंगी, खाएंगे पिएंगी, वहाँ पे रहेंगी। लेकिन इस टाइम पे ये एक ऐसा समय होता है जिस टाइम पे जो माँ बाप होते हैं उनको ना अपने बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, नाती पोतों के साथ रहना अच्छा लगता है ना। और इस टाइम पे अगर आप उनको वृद्धाश्रम भेज दोगे तो उनको, उनके मन को कितनी पीड़ा होती होगी सोचो। इसीलिए जितने लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि सब कुछ करना, लेकिन अपनी माँ बाप को कभी भी आप वृद्धाश्रम में मत भेजना, है ना, क्योंकि अच्छा बच्चा वही है जो अपने माँ बाप की सेवा करता हो। तो अभी सुनिए यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि एक मैया है जिसके बेटे ने उनको भेज दिया है वृद्धाश्रम। तो मैया भले ही बेटा याद करे ना करे, लेकिन माँ को बेटे की याद आती है, ठीक है। तो माँ ने क्या किया, वृद्धाश्रम से चिट्ठी भेजी। बेटे ने तो छोड़ दिया, जाओ वृद्धाश्रम में रहो, लेकिन फिर भी मैया ने वृद्धाश्रम से चिट्ठी भेजती है और पूछती है, कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है ना। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि बेटा चाहे कितना भी बेकार हो, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। वो सब कुछ भुला, 1000 गलतियाँ करे ना बेटा तो भी माँ, अगर उसकी एक बार वो आकर के माफ़ी मांग ले तो माँ 1000 गलतियों को भूल जाती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। अभी यहाँ पे कवि जी क्या कहते हैं, जैसे आज के ज़माने में संस्कार मतलब है, संस्कार तो है, अभी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि संस्कार नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे संस्कार है, सब लोग एकदम संस्कारी है। लेकिन कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि संस्कारों की कमी आ गई है ना, संस्कारों की कमी आ गई है। लोग जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है अपने आगे, है ना। तो ये क्या है, ये सब संस्कारों की चोरी ही तो है। पहले जो हमारे संस्कार इतने ऊंचे हुआ करते थे, हम जो अपने बड़े होते थे उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते थे, उनसे निगाह मिला करके बात नहीं कर सकते थे। आज उनको हम डांट देते हैं, तो संस्कारों की चोरी नहीं तो और क्या है ना। तो यहाँ पे कवि का यही दुख है, बोलते हैं अब तो मैं लुट गया। क्या, क्यों लुट गया, क्योंकि जो संस्कार थे मेरे इस भारत देश में वो तो अब चोरी हो गए हैं। ये जो संस्कारों की तिजोरी थी उसको चोर ने लूट लिया है, संस्कारों की कमी आ गई है। इसीलिए कवि जी बोल रहे हैं कि मैं तो अब लुट गया, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका, ये थी आपकी कविता, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी। तो देखो बच्चों, एक लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये कविताएं, कहानियाँ बस आपको पढ़ने के लिए नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस आपने पढ़ लिया, एग्ज़ाम में हमको पेपर लिखना है इसीलिए पढ़ लिया। हाँ सही बात है, आपको पेपर लिखना है इसके लिए भी पढ़ना है, और जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं उनको अपने जीवन में भी उतारना है। जैसे इस कविता में हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखी कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। पूरी बात नहीं मान सकते, लेकिन एक आध दो मान सकते हो,
है ना। अभी आप बोलोगे इतने सारे बात हम कैसे माने, ठीक है आप पूरी बात मत मानिए, लेकिन जो बात आपको अच्छी लगे उसको तो अपने अंदर लीजिए, तभी तो आपको धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आते जाएंगे। तो ये बस पढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए, इसे पढ़ने के बाद आपको अपने अंदर बदलाव भी लाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।